कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी स्ट्रक्चर। तो ये भी आप देख लें कि ये निश बेसिकली कम्युनिटीज के ऊपर एप्लीकेबल होती है, जहाँ पर बहुत सारी स्पीशीज मिलकर रह रही होती हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी का। द निश ऑफ एनी स्पीशी इंक्लूड ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एनिमल्स लाइफस्टाइल। अब निश जो है ना, निश के अंदर अगर हम बात करते हैं किसी एनिमल की, तो उस एनिमल की सिर्फ रहने की जगह की बात नहीं हो रही, बल्कि उसकी तमाम एट्रीब्यूट्स की बात हो रही है कि उसका लाइफस्टाइल कैसा है, वो क्या करता है, उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, वो किस पर फीड करता है, क्या वो ऑटोट्रॉफ है, क्या वो हेटेरोट्रॉफ है, उसकी ज़िंदगी कितनी है, उसकी प्रेडेशन क्या है। ये सारे रिलेशनशिप को स्टडी करना या एक एनिमल के लाइफस्टाइल के तमाम एट्रीब्यूट्स निश के अंदर शामिल होते हैं, जबकि हैबिटेट में सिर्फ उसकी लोकेशन शामिल होती है। वेयर इट लुक्स फॉर फूड, मतलब निश के अंदर आप एक स्पीशी का ये देखते हैं कि ये क्या खाती है, व्हाट इट ईट्स, कहाँ से ये खुराक ढूंढती है, वेयर इट नेस्ट, ये कहाँ पर अपना घोंसला बनाती है, व्हाट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर इट रिक्वायर, इसको कितना दर्जा हरारत चाहिए, इसको कितना मॉइस्चर चाहिए जिनमें ये सरवाइव करेगी, इसको निश कहते हैं। तो इसको आपने डिफरेंस वाज़िया कर लेना है। हैबिटेट के लिए वो यकीनन 7 वर्ड इस्तेमाल करता है, द एक्चुअल लोकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये रिसेंटली एक पेपर हुआ है असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ का, ये 19 फरवरी को। तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि द एक्चुअल लोकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, तो एक्चुअल का वर्ड जहाँ पर यूज़ हो जाए, लोकेशन का वर्ड जहाँ पर यूज़ हो जाए, वो होता है हैबिटेट। लेकिन अगर वो कहे कि इफ वी स्टडी द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ स्पीशी और एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एनिमल लाइफस्टाइल, व्हाट इट इज कॉल्ड, तो वो फिर निश कहलाता है कि ये स्पीशी अगर यहाँ पर मौजूद है तो ये क्या कर रही है, ये खाती किधर से है, ये पीती किधर से है, ये नेस्ट क्यों इसने बनाया हुआ है, ये किस मौसम में अंडे देती है, इसको निश कहते हैं। थ्योरेटिकली कंपटीशन रिजल्ट्स व्हेन द निश ऑफ द टू स्पीशीज ओवरलैप, और यकीनन जब दो स्पीशीज एक ही जगह पर अपना निश रखें, अपना फोरेजिंग एक ही जगह पर रखें, अपना घोंसला एक ही जगह पर बनाएं, अपना जो है ना खुराक की तलाश के लिए एक ही जगह पर आए, तो उनके अंदर जो है ना वो उनका कंपटीशन बन जाता है, अगर उनके निश ओवरलैप कर जाएं तो। Although the niche concept is difficult to quantity, it is valuable for perceiving community structure. तो ये याद रखिएगा कि इसको कम्युनिटी स्ट्रक्चर को बेसिकली स्टडी करने के लिए किया जाता है स्टडी। इन इट इलस्ट्रेट दैट कम्युनिटी मेंबर टेंड टू कंप्लीमेंट ईच अदर इन रिसोर्स यूज। इससे ये पता चलता है कि कम्युनिटी के मेंबर जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप भी कर सकते हैं रिसोर्सेज के इस्तेमाल में। दे टेंड टू पार्टीशन रिसोर्सेज, और हो सकता है कि जब दो स्पीशीज इकट्ठे रह रही हों तो वो रिसोर्सेज को पार्टीशन यानी उसकी अलहदगी कर दें, रादर देन compete फॉर देम, बजाय कि वो उन्हीं के लिए मुकाबला करके मारी जाएं। तो सम टाइम ये देखा गया कि स्पीशीज जब उनके निश ओवरलैप कर रहे होते हैं तो सम टाइम वो रिसोर्सेज को पार्टीशन उसकी कर सकती हैं। The niche concept is also helpful for visualizing the role of an animal in the environment. This is very important term. ये आपसे वो यानी कि जब जो क्वेश्चन की स्टेम होती है वो बड़ी एम्बिगुअस होती है सम टाइम। तो अगर वो सिंपली ये कह दे, वो एट्रीब्यूट का वर्ड भी यूज ना करे, कुछ भी वो कहे कि विजुअलाइजिंग द रोल ऑफ अ एनिमल इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल निश। एक एनवायरनमेंट के अंदर एनिमल का क्या किरदार है, वो क्या वहां पर कर रहा है, दिस इज कॉल्ड निश। लेकिन अगर एक्चुअल लोकेशन है तो दैट इज हैबिटेट। उसके अलावा वो यहाँ पर एक और वर्ड भी यूज कर सकता है, वो कह सकता है कि द प्रोफेशन ऑफ अ स्पीशी, इसको सम टाइम जो है ना निश को स्पीशीज ऑक्यूपेशन भी कहा जाता है। स्पीशी का पेशा क्या है, वो स्पीशी अगर वहां पर है तो क्यों है, स्पीशीज ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड निश। ठीक है जी। ये निश का कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। निश के बारे में एफएससी की बुक में मजीद भी लिखा हुआ है, और जहां तक मुझे याद पड़ता है इसके बारे में वहां ये लिखा हुआ है कि निश का वर्ड सबसे पहले दरियाफ्त करने वाले साइंटिस्ट का नाम था जोसेफ ग्रिनल। जोसेफ ग्रिनल, ये एक ऑर्निथोलॉजिस्ट था। ऑर्निथोलॉजिस्ट वो होता है जो बर्ड्स की स्टडी करता है। तो जोसेफ ग्रिनल ने सबसे पहले इकोलॉजिकल निश का वर्ड इस्तेमाल किया। तो ये आपने इसका कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है निश का। नेक्स्ट है, क्योंकि हमारा टॉपिक है बेसिकली कम्युनिटी, तो कम्युनिटी की बात हम करेंगे कि कम्युनिटी को स्टेबल रहने के लिए क्या करना पड़ता है।
एज विद इंडिविजुअल कम्युनिटीज आर बॉर्न एंड दे डाई, बिल्कुल इंडिविजुअल्स की तरह कम्युनिटीज भी बनती हैं और खत्म हो जाती हैं। बिटवीन दोज इवेंट इज अ टाइम ऑफ कंटिन्यूअल चेंज, और उसके दरमियान में तब्दीलियां आती रहती हैं। सम चेंजेस आर द रिजल्ट ऑफ क्लाइमेटिक और जियोलॉजिकल इवेंट, तो वो तब्दीलियां आने की रीजन जो है ना वो क्लाइमेट भी हो सकता है, जलजला जियोलॉजिकल इवेंट भी हो सकता है, सैलाब भी हो सकता है। members of the community are responsible for others. The dominant members of a community often change a community in predictable ways in a process called succession. ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि एक स्पीशी, एक कम्युनिटी की जो डोमिनेंट स्पीशीज होती हैं, वो कहता है कि members of the सम सॉरी, यहाँ पर है हम, वो कहता है कि मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स एंड द डोमिनेंट मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी ऑफन चेंज इन अ कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी के जो डोमिनेंट मेंबर होते हैं वो कभी कभार कम्युनिटी को तब्दील कर देते हैं एक प्रोसेस के थ्रू, और उस प्रोसेस को कहते हैं सक्सेशन। लातीनी जुबान का लफ्ज है सक्सेशन, मीन्स टू फॉलो, यानी उसको फॉलो करते हुए चीजें तब्दील होती रहती हैं। कम्युनिटीज में बिगिन इन एरियाज नियरली डिवोर्ड ऑफ लाइफ, और वो कहते हैं कि कम्युनिटी का उस जगह पर वजूद भी मुमकिन है जहां पर कभी जिंदगी नहीं थी। डिवोर्ड होता है महरूम। द फर्स्ट कम्युनिटी टू बिकम एस्टेब्लिश्ड इन एन एरिया इज कॉल्ड पॉइनियर कम्युनिटी, तो ये भी ये टर्मिनोलॉजी आपने याद रखनी है। अगर एक जगह पर जहां पर कभी पहले जिंदगी मौजूद नहीं थी और फिर वहां पर आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसी कंडीशंस पैदा हुई, कोई क्लाइमेट चेंजेस आई, कोई मॉइस्चर आया, कोई इस तरह की फेवरेबल एनवायरनमेंट आई, तो वहां पर कम्युनिटी ने डेवलप होना शुरू कर दिया, तो सबसे पहली कम्युनिटी कहलाती है पॉइनियर कम्युनिटी। डेथ, डिके एंड एडिशनल न्यूट्रिएंट ऐड टू द कम्युनिटी, और जैसे फिर वो पुराने पौधे मरते हैं और वो ऑर्गेनिक मैटर मिट्टी के अंदर मिलता चला जाता है, तो वो फर्टाइल होती जाती है, और इस तरह ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, और कई हजारों साल में वो न्यूट्रिएंट अक्यूमुलेट हो के एंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इकोसिस्टम चेंज, तो फिर उस इकोसिस्टम के करेक्टर बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं। अब वो इकोसिस्टम फेवरेबल है कि वहां पर कम्युनिटी डेवलप हो सकती है। ईच सक्सेशनल स्टेज इज कॉल्ड सिरल स्टेज। अब हमने ऊपर सक्सेशन की बात की, सक्सेशन एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जो कोई भी कम्युनिटी का डोमिनेंट मेंबर चेंज होकर एक प्रोसेस करता है जिसको सक्सेशन कहते हैं। तो वो कहते हैं कि हर सक्सेशनल स्टेज जो है, जिसमें हर एक स्टेज के साथ एक एरिया की फर्टिलिटी बढ़ती चली जाती है, उसको कहते हैं सिरल स्टेज। एंड द एंटायर सक्सेशनल सीक्वेंस इज अ सीयर, और वो जो पूरा एक सीक्वेंस है जो हम देखते हैं आगे, उसको सीयर कहते हैं या सिरल स्टेज कहते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप के कम्युनिटीज डेवलप होती हैं और डिफरेंट टाइप की स्पीशीज आती जाती हैं, और इस तरह कम्युनिटी डेवलप की तरफ चल पड़ती है। उसके बाद यहाँ पर जो है, अच्छा यहाँ पर उसने निश की डायग्राम दिखाई हुई है, सॉरी यस, निश इज अ मल्टी डायमेंशनल स्पेस। द निश ऑफ एन एनिमल इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल लाइफस्टाइल, ठीक है, ये आपको पता चल गया है कि एनिमल की जिंदगी की तमाम लाइफस्टाइल निश के अंदर है। इन दिस ग्राफ 3 characteristics of niche are plotted on a separate axis: food availability, tolerance range for light। और यहाँ पर ये जो डायग्राम है 6.9, यहाँ पर उसने आपको सक्सेशन दिखाई हुई है। सक्सेशन का मतलब है कि एक प्राइमरी सक्सेशन हो रही है रेत के टीले के ऊपर, ऑन अ सैंड ड्यून। सैंड ड्यून के ऊपर रह रहे, पहले कभी भी जिंदगी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब वहां पर प्राइमरी सक्सेशन शुरू हो चुकी है। बीच ग्रास इज द फर्स्ट स्पीशी टू बिकम एस्टेब्लिश्ड, और सबसे पहली जो स्पीशी वहां पर आई है उसका नाम है बीच ग्रास। इट स्टेबलाइजेस द ड्यून, और फिर बीच ग्रास ने उस सैंड ड्यून या रेत के टीले को स्टेबलाइज कर दिया है ताकि वहां पर मजीद श्रब्स और एवेंचुअली ट्रीज ग्रो कर सकें। तो इस तरह एक बेयर रॉक से या एक सैंड ड्यून से कम्युनिटी का डेवलप होकर एक हायर लेवल तक, क्लाइमेक्स तक पहुंचना सक्सेशन कहलाता है। Succession occur because the dominant life forms of a seer gradually make the area less favorable for themselves.
सक्सेशन अक्कर होती है इसलिए क्योंकि वो जो डोमिनेंट लाइफ फॉर्म्स थी, वो आहिस्ता-आहिस्ता उस एरिया को उनके लिए कम फेवरेबल बनाती हैं, लेकिन बाद में आने वाली स्टेजेस के लिए ज़्यादा फेवरेबल बना देती हैं। और सबसे फाइनल जो कम्युनिटी होती है सक्सेशन की, जो आखिर पे बड़े-बड़े दरख्त और बड़े-बड़े झाड़ियों की सूरत में सामने आती है, उसको कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स का वर्ड का मतलब ही क्या है? अरूज। यानी जब एक कम्युनिटी अपने अरूज पर पहुंचती है तो उसको आप कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। इट इज डिफरेंट फ्रॉम सेरल स्टेजेस दैट प्रीसीडेड इट। और ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी अपनी पिछली स्टेजेस से बहुत मुख्तलिफ होती है जिसकी जिनसे ये बनी है, क्योंकि क्लाइमेक्स कम्युनिटी टॉलरेट कर सकती है अपने ही रिएक्शंस को। अक्यूमुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ लाइफ एंड डेथ, जिंदगी और मौत के प्रोडक्ट्स का जमा हो जाना, नो लॉन्गर मेक द एरिया अनफिट फॉर इंडिविजुअल लिविंग देयर। तो वहां पर रहने वाले इंडिविजुअल के लिए उल्टा वो चीजें फायदेमंद है। जब गले सड़े हुए पत्ते या झाड़ियां या घास गिरता है जमीन पर, तो वो मजीद ऑर्गेनिक मैन्योर ऐड करता है सॉइल के अंदर, जिससे उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज होती है और नई नई कम्युनिटीज डेवलप होने के चांसेस बढ़ते हैं। क्लाइमेक्स कम्युनिटी यूजुअली हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी। और जब कम्युनिटी अपने अरूज पर पहुंचती है तो वो एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स होती है और उसके अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी फिर आ जाती है। क्योंकि आप खुद सोचें कि जब एक जंगल या एक बड़े बड़े दरख्त लग जाएंगे तो यकीनन वहां पर परिंदे भी बहुत आ जाएंगे, वहां इंसेक्ट भी आ जाएंगे, वहां पर वॉर्म्स भी आ जाएंगे, वहां पर जो है रेप्टाइल भी आ सकते हैं, एम्फीबियंस भी आ सकते हैं, वहां पर प्रोड्यूसर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, वहां कंज्यूमर्स भी आ सकते हैं। तो इट मीन कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी में डाइवर्सिटी बहुत रिच हो जाती है क्योंकि वो रिसोर्सेज उनके लिए फेवरेबल हो जाते हैं। तो ये है आपकी कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी के स्टेबल होने के लिए ये चीजें होना जरूरी है। अच्छा जी, हम यहाँ पर हैं। ये जो है ना, ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। दिस इज फूड वेब। फूड वेब जो है ना, इसकी भी डेफिनेशन सम टाइम पूछी भी होती है पेपर में, फूड चेन की भी पूछी भी होती है। तो फूड वेब के बारे में आपको बता दूं कि एन एंटार्क्ट ये जो आपके सामने बनी हुई, ये एक एंटार्क्टिक फूड वेब है। एंटार्क्टिक का मतलब है बर्फानी इलाके की। Small crustaceans called small crustaceans called krill support nearly all life in Antarctica. 6 species of beliche whales। अब इस सिर्फ इस फूड वेब की बात कर रहा है कि इसमें बेलीन वेल्स की 6 स्पीशीज हैं, इसमें छोटे छोटे क्रस्टेशियन है, इसमें 20 स्पीशीज जो है वो स्क्विड की हैं, इसमें 100 स्पीशीज फिश की हैं, इसमें 35 स्पीशीज बर्ड की हैं, इसमें 7 स्पीशीज जो है वो सील की हैं, इसमें क्रिल फीड ऑन एल्गी। क्रिल कोई एनिमल है, वो स्मॉल क्रस्टेशियन टाइप है, वो इसमें मौजूद है। और इसी तरह जो है ना, ये सारे आप खुद देख रहे हैं कि इतनी सारी स्पीशीज टू अप्रिशिएट द इंटरकनेक्शन। अब ये बेसिकली डायग्राम आपको शो कर रही है कि किस तरह मुख्तलिफ एनिमल मुख्तलिफ तरीकों से एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है फूड के लिए। ट्रेस द मल्टीपल पाथ्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम लाइट। और वो रोशनी की वजह से जो एनर्जी हमारे सिस्टम में ऐड हो रही है ना, बेसिकली आपने याद रखना है कि इट इज द लाइट दैट इज एडिंग एनर्जी इनटू आवर सिस्टम। क्योंकि रोशनी जो है इज द मेन सोर्स ऑफ योर एनर्जी। ये भी एक दफा किसी पेपर में पूछा गया कि व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कम्स ऑन लैंड। तो सोलर एनर्जी या सोलर रेडिएशंस जो है वो सबसे पहले टकराती है प्लांट के साथ, तो वहां पर ग्लूकोज तैयार होती है। तो उसको कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स, यानी एनर्जी का एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होना इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। तो इसमें सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो इसलिए इसको कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज, तो आप कहेंगे सोलर एनर्जी। बेसिकली इस फूड वेब के अंदर आपको एक, वेब का मतलब होता है जाला। तो यहाँ पर एक किस्म का आपको जाला ही बना हुआ नजर आ रहा है जिसमें मुख्तलिफ एनिमल मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ स्पीशीज के ऊपर फीड कर रहे हैं और उनके साथ इंटरकनेक्टेड है। ट्रेस द मल्टीपल पाथ्स है एनर्जी की थ्रू क्रिल टू। यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े से बड़े एनिमल यहाँ इसमें मौजूद है। इसलिए जो है ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की फूड वेब है। तो इस तरह एनिमल्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर फॉर्मिंग अ नेट दैट इज कॉल्ड फूड वेब। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, ये जो आपके सामने चीज बनी हुई है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सोलर एनर्जी और सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सूरज से 1.5 मिलियन किलो कैलोरीज मीटर स्क्वायर पर ईयर आपके पौधे के ऊपर फॉल कर रही हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसने लिखा हुआ है, ये 1% इज फिक्स्ड बाय प्लांट। पौधे के ऊपर वो कहते हैं एक साल में 15,000 किलो कैलोरीज फॉल करती हैं, लेकिन पौधा उसमें से सिर्फ 1% रोशनी को फिक्स करता है। ये पॉइंट पूछा जाता है कि प्लांट पर जितनी लाइट फॉल करती है उसमें से कितनी एब्जॉर्ब होती है और कितनी रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो आपने कहना है कि ऑन उसमें उसने परसेंटेज में ही ऑप्शन दिया हुआ होता है। तो ओनली 1% ऑफ द लाइट इज ट्रैप्ड और फिक्स्ड बाय द प्लांट एंड अदर इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। यहाँ पर आप देखेंगे सूरज की जितनी भी लाइट इनके ऊपर पड़ रही है, प्रोड्यूसर आपको पता है प्लांट्स को कहते हैं। प्रोड्यूसर उस लाइट का इस्तेमाल करते हुए 9,000 किलो कैलोरीज न्यू बायोमास की सूरत में पैदा करेंगे, जो कि बराबर है 60% प्रोडक्शन के। तो ज्यादातर पौधे ही आपके अंदर हैं जो कि प्रोडक्शन का प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं और प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन पैदा कर रहे हैं। नीचे लिखा हुआ है कि 6,000 किलो कैलोरी एक्सक्रीटरी एंड मेंटेनेंस एनर्जी लॉस इन रेस्पिरेशन। तो कुछ एनर्जी लूज हो गई है, 40% एनर्जी लूज हो गई है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जबकि 60% एनर्जी जो है वो मौजूद है। उसके बाद अगर आगे चलें, तो आगे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो लेवल है इसका ट्रॉफिक, ये जो आपके सामने लेवल्स पड़े हुए हैं इनको ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। प्रोड्यूसर्स, ये है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर यहाँ पर आगे डिकम्पोजर भी आते हैं। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर से फिर एनर्जी आगे चलेगी, 6200 किलो कैलोरीज 80% टू डिकम्पोजर को चली गई, 20% इनको चली गई। हर्बीवोर ने आगे जो है ना, वो हर्बीवोर्स को खाएंगे, हर्बीवोर के अंदर 30% फीडिंग एफिशिएंसी आई है, और फिर आगे कार्निवोर के अंदर 10% आई है। तो इसके डायग्राम का मकसद आपसे क्या है आपको बताने का, ये से आपने याद रखना है कि हर ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी ड्रॉप हो रही है। यानी ये नहीं आप कह सकते कि जितनी सनलाइट से एनर्जी सिस्टम के अंदर एंटर हो रही है उतनी ही आगे ट्रांसफर हो रही है। नो, एट ईच ट्रॉफिक लेवल एनर्जी इज ड्रॉपिंग, और ये समटाइम इसकी ड्रॉप का लेवल पूछा हुआ भी होता है। तो ये मतलब ये जो एरोस बने हुए हैं उसमें वो आपको ये बता रहा है कि कितनी एनर्जी किधर जा रही है, आखिर क्यों लूज हो रही है हर लेवल पर। तो वो कहते हैं कि कुछ डिकम्पोजर्स के पास चली गई, कुछ जो है वो कंज्यूम हो गई, और कुछ जो है वो यहाँ पर 1620 एक्सक्रीटरी के अंदर चली गई। हर्बीवोर ने जो एक्सक्रीट किया कुछ एनर्जी उसमें लूज हो गई, फिर कार्निवोर एक्सक्रीट करेंगे कुछ एनर्जी उसमें लूज हो जाएगी। तो आगे जाते 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 हर ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी का अमाउंट जो है वो ड्रॉप होती चली जाती है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि अप्रॉक्स, ये जो है आपके सामने एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम का ये चार्ट है कि किस तरह एनर्जी फ्लो करती है इकोसिस्टम में। Approximately 1.5 million kilocalories of radiant energy strike a square meter of the earth surface। वो कहते हैं तकरीबन 1.5 मिलियन किलो कैलोरी रेडिएशन टकराती है जमीन के साथ एक स्क्वायर मीटर के ऊपर। प्लांट कन्वर्ट लेस देन 1% इनटू केमिकल कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर में से सिर्फ 1% सोलर एनर्जी है जिसको केमिकल में तब्दील करता है, जिसकी वजह से आपका सिस्टम चल रहा है। तो आप देखिए कुदरत का निजाम कि अगर इतनी ज्यादा एनर्जी फॉल करी सिर्फ 1% इस्तेमाल हो रही है, तो आपका फिर भी आप लोग सरवाइव कर रहे हैं। ऑफ दिस अप्रोक्सीमेटली 60% इज कन्वर्टेड इनटू न्यू बायोमास। तो पौधा 60% नया बायोमास बनाता है, 40% लूज हो जाती है रेस्पिरेशन वगैरह में। द हर्बीवोर फिर खाता है पौधे को। तो हर्बीवोर हार्वेस्ट करता है अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, जिसमें से कुछ डिकम्पोजर ले जाते हैं। ऑफ द 1800 किलो कैलोरी, फिर मूविंग इनटू हर्बीवोर ट्रॉफिक लेवल 10% इज कन्वर्टेड इनटू न्यू बायोमास। फिर 10% हर्बीवोर इस्तेमाल करता है अपने बायोमास बनाने के लिए, और 90% को वो लूज कर देता है रेस्पिरेशन में। फिर कार्निवोर जब हर्बीवोर को खाता है, तो कार्निवोर हार्वेस्ट 30% ऑफ द हर्बीवोर बायोमास, और 10% फिर वो कन्वर्ट कर देता है कार्निवोर अपने बायोमास में। और एट सब्सीक्वेंट हर ट्रॉफिक लेवल में हार्वेस्टिंग एफिशिएंसी of about 30% and new biomass production of about 10% can be assumed। तो अब कह सकते हैं कि हर ट्रॉफिक लेवल पर 30% नया बायोमास बनता है और 10% एनर्जी जो है वो एज्यूम हो रही है न्यू बायोमास के तौर पर।
ऑल ऑफ दीज परसेंटेजेस आर अप्रोक्सीमेशन, ये जो सारी परसेंटेजेस है ये सिर्फ तकरीबन है, ये एग्जैक्ट कोई अमाउंट नहीं है, ये एक मतलब आप कह लें कि इनका एक वाइल्ड गेस है। अब्सोलूट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यूज जो है वो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्शन। अब ये डिपेंड करता है कि उस एरिया के ऊपर कि उसकी प्राइमरी प्रोडक्शन है कितनी, तो उसके ऊपर एब्सोलूट वैल्यूज डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट वर्सेस ग्रासलैंड, अगर हम दो इकोसिस्टम्स को ले लें जिनमें एक फॉरेस्ट हो गया और एक ग्रासलैंड, तो यकीनन फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हर्बीवोर एंड कार्निवोर, और इसी तरह अगर हर्बीवोर और कार्निवोर को लें तो उनकी भी डिफरेंट लाइफस्टाइल है, उनकी भी जो है वो डिफरेंट वैल्यूज होंगी। फॉर एग्जांपल एक्टोथर्म एंड एंडोथर्म, एक्टोथर्म होते हैं आप लोग, और एंडोथर्म होते हैं बर्ड्स वगैरह, बल्कि हम लोग भी एंडोथर्म है, एक्टोथर्म्स आर सम अदर। अच्छा, उसके बाद ट्रॉफिक स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम, यही जो हमने पढ़ा है यही वो बात करेगा कि कम्युनिटीज एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट आर कॉल्ड इकोसिस्टम। कम्युनिटी जब अपने आसपास वाली एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है, ये मैंने आपको शुरू में डिफरेंस बताया था बिटवीन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है कि जब एक कम्युनिटी या डिफरेंट स्पीशीज अपने एबायोटिक फैक्टर्स के साथ या फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करती हैं, तो उसका मुतालिया इकोसिस्टम कहलाता है। वन इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ इकोसिस्टम इज दैट एनर्जी इज कॉन्स्टेंटली बीइंग यूज्ड। तो एक फैक्ट जो है इकोसिस्टम का भी है कि हर वक्त एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है। वंस इट लीव्स द इकोसिस्टम दिस एनर्जी इज नेवर रीयूज्ड, और जब वो एनर्जी इकोसिस्टम से निकल जाती है तो फिर वो कभी इस्तेमाल नहीं होती, फिर दोबारा नहीं। एनर्जी सपोर्ट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हर जानदार के सिस्टम के लिए एनर्जी मस्ट है। इट यूजुअली एंटर द इकोसिस्टम इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, और ये भी याद रखना है आपने जो कि पहला पॉइंट था कि एनर्जी हमारे सिस्टम में दाखिल कहाँ से होती है, सनलाइट के जरिए। सनलाइट एनर्जी को हमारे सिस्टम में डालता है। इट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू केमिकल बॉन्ड, और फिर वो ही सूरज की रोशनी केमिकल बॉन्ड तैयार करवाती है ग्लूकोज के दरमियान विद इन लिविंग एंड डिकेइंग टिश्यू एंड इज इवेंचुअली लॉस्ट एज हीट, और फिर वही सनलाइट एनर्जी ट्रेवल करती करती हीट की सूरत में लूज भी हो जाती है। The sequence of organism through which energy move in an ecosystem is a food chain। तो ये जो होता है ना कि ये उसको खाता है, अब जैसे ये हमने बनाई कि प्रोड्यूसर्स को हर्बीवोर खाता है, हर्बीवोर को कार्निवोर खाता है, इसको फूड चेन कहते हैं कि ये सीक्वेंस के साथ, इस तरतीब के साथ एनर्जी मूव करती है एक इकोसिस्टम में, उसको फूड चेन कहते हैं। वन रिलेटिवली सिंपल फूड चेन माइट लुक लाइक द फॉलोइंग, और एक सादा तरीन जो फूड चेन होती ही बहुत सिंपल है, फूड वेब ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तो फूड चेन आपको इसने सिंपल सी दिखाई हुई है कि अगर एक ग्रेजिंग इंसेक्ट ग्रास पर फीड करता है, फिर श्रियू जो है वो ग्रेजिंग इंसेक्ट पर फीड करता है, और फिर आउल जो है वो श्रियू पर फीड करता है, तो ये एक फूड चेन है, और इसमें हर लेवल पर एनर्जी जो है वो मुंतकिल हो रही है फ्रॉम वन लेवल टू द नेक्स्ट लेवल। तो हर लेवल पर जाकर एनर्जी जो है वो उसका ड्रॉप होती जा रही है, इतनी ये नहीं कि इक्वल अमाउंट शिफ्ट हो रही है। हर लेवल पर, हर ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी की अमाउंट जो है वो डिक्रीज होती है। अच्छा जी, कॉम्प्लेक्सली इंटरकनेक्टेड, अगर बहुत सारी फूड चेन आपस में मिल जाएं तो उसको फिर आप फूड वेब कहते हैं। फूड चेन खुद इंतहाई सिंपल चीज है, लेकिन अगर बहुत सारी फूड चेन मिल जाए तो वो एक जाला नुमा सूरत इख्तियार कर लेती हैं, जिसको आप फूड वेब कहते हैं। जिसमें अब प्रोड्यूसर्स की अगर बात करें तो प्रोड्यूसर के ऊपर सिर्फ एक नहीं, प्रोड्यूसर के ऊपर कई जानदार जो है वो फीड कर सकते हैं, इंसेक्ट भी, हर्बीवोर भी जो है वो, और भी कई। तो इस तरीके से उसको फिर फूड वेब कहते हैं। दैट इन्वॉल्व मेनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर मोर रियलिस्टिक बिकॉज फूड वेब कैन बी कॉम्प्लेक्स, फूड वेब एक पेचीदा हो सकती है। इट इज कन्वीनियंट टू ग्रुप ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो फूड वेब क्योंकि हो सकती है कॉम्प्लेक्स, तो इसलिए एनिमल्स को उनकी एनर्जी के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। दीज ग्रुपिंग्स आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। तो इन ग्रुपिंग को कहा जाता है ट्रॉफिक लेवल। कि ये जो है वो प्रोड्यूसर है, ये कंज्यूमर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है, ये क्वाटरनरी है, और ये डिकम्पोजर है, ये सारे ट्रॉफिक लेवल है। इनको क्यों बनाया जाता है, दे आर इट इज कन्वीनियंट टू ग्रुप ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि हर ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो इसलिए इनको ग्रुपिंग्स को ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक का मतलब होता है फीडिंग लेवल, फीड, फीड के लिए ट्रॉफ, जैसे ऑटोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ का मतलब है अपनी खुराक खुद बनाने वाले, यानी ट्रॉफिक का वर्ड फूड के लिए यूज होता है। और हेटेरोट्रॉफ जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉफ ऑब्टेन न्यूट्रिशन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड एन एनर्जी सोर्स। प्रोड्यूसर जो है वो अपनी न्यूट्रिशन हासिल करते हैं
आपको पता है ग्लूकोज तैयार करके, क्योंकि प्रोड्यूसर खुद अपनी खुराक तैयार करने की सलाहियत रखते हैं और प्रोड्यूसर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तैयार करते हैं जिसका नाम है ग्लूकोज। अगर मैं इधर रिएक्शन लिखूं उसका, तो सबसे पहले पौधा इनऑर्गेनिक आयन को इस्तेमाल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये दोनों इनऑर्गेनिक आयन है। और इनऑर्गेनिक आयंस का इस्तेमाल करते हुए पौधा ऑर्गेनिक आयन यानी ग्लूकोज बनाता है, जो कि है C6H12O6। और दरमियान में यहाँ पर सूरज की रोशनी शामिल है और यहाँ पर क्लोरोफिल भी शामिल है, तब ये काम हो रहा है। तो ये पौधे की सबसे बड़ी एबिलिटी है कि वो एक ऑटोट्रॉफ है और वो अपनी खुराक बनाता है और वो आगे मुंतकिल करता है एनर्जी को डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स के ऊपर। तो उसके बाद जी हम देखते हैं कि दे फॉर्म द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो प्रोड्यूसर सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल है इकोसिस्टम का। द मोस्ट फेमिलियर प्रोड्यूसर्स आर ग्रीन प्लांट, अदर ट्रॉफिक लेवल्स आर मेड अप ऑफ कंज्यूमर। उसके बाद फिर हेट्रोट्रॉफ आ जाते हैं। सबसे जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल, सबसे पहला तो हो गया प्रोड्यूसर, दूसरा हो गया कंज्यूमर। कंज्यूमर्स ईट अदर ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन एनर्जी। अब कंज्यूमर की कई टाइप्स हैं। सबसे पहले हर्बीवोर आते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ईट प्रोड्यूसर, क्योंकि ये प्रोड्यूसर को खाते हैं। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर आ गए जो कि हर्बीवोर को खाते हैं, ईट हर्बीवोर एंड अदर कार्निवोर। फिर टर्शियरी कंज्यूमर आ गए जो कि कार्निवोर को सेकेंडरी वाले कंज्यूमर को खाते हैं, ईट द कार्निवोर दैट एट द हर्बीवोर। कंज्यूमर ऑल्सो इंक्लूड स्कैवेंजर, और कंज्यूमर में वो भी चीजें आती हैं स्कैवेंजर होती हैं, जो कि ये स्कैवेंजर की डेफिनेशन मैंने रिसेंटली एक पेपर में देखी है, ये एडी वाइल्ड लाइफ वाले में। स्कैवेंजर क्या होते हैं, स्कैवेंजर सेप्रोट्रॉफ, इनका डिफरेंस आप लोग माइंड में रख लीजिएगा। स्कैवेंजर कहते हैं दैट फीड ऑन लार्ज चंक्स ऑफ डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। स्कैवेंजर वो होता है जो मरी हुई और गली सड़ी हुई चीजों के बड़े बड़े पीसेस को खा जाए, वो स्कैवेंजर है। इसकी डेफिनेशन माइंड में रखिएगा। तो इस तरह फूड चेन जो है वो चलती है कि सबसे पहले आ गया प्रोड्यूसर जो कि होता है प्लांट, ठीक है, मोस्टली ग्रीन प्लांट। फिर आ गए कंज्यूमर। कंज्यूमर की कई टाइप्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर आ गया जी सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर आ गया जी टर्शरी। प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर होते हैं, टर्शरी कंज्यूमर कोई और कार्निवोर होते हैं। और यहाँ पर वो कहता है कि स्कैवेंजर भी आ सकते हैं जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं। तो ये डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स का आपने सीक्वेंस याद रखना है। यहाँ पर the efficiency with which the animal of a trophic level convert food into new biomass। एक जानवर की वो सलाहियत जो आप लोगों के अंदर भी है कि आप लोग फूड खाते हैं और आपके अंदर एक पूरा सिस्टम लगा हुआ है जो आपकी फूड को एक न्यू बायोमास में चेंज करता है। आप लोगों के अंदर एनर्जी पैदा होती है, आप लोगों के अंदर एक नया एनर्जी का जखीरा और एक बायोमास यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन तैयार होते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी खुराक की नेचर के ऊपर। जितनी अच्छी आप खुराक लेंगे उतना अच्छा आपका बायोमास होगा, जितनी बुरी आप या जितनी अनहेल्दी फूड आप लेंगे उतना ही कम आपका बायोमास होगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी फूड की नेचर के ऊपर। बायोमास कन्वर्जन एफिशिएंसी एवरेज 10%। यहाँ पर है हम 10%, although efficiencies range from less than 1% for herbivores endotherm to 35% for carnivore ectotherm। तो ये तस्वीर जो है आपके सामने, ये एक साइकिल की बनी हुई है, जिस साइकिल का नाम है कार्बन साइकिल। आपको पता है कि आपके एनवायरनमेंट में कुछ साइकिल्स हैं जिनके तहत जो है वो एनर्जी रिसाइकल हो रही है, कंपाउंड रिसाइकल हो रहे हैं, दोबारा दोबारा सिस्टम में दाखिल हो रहे हैं, जिनमें सबसे मेन नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा कार्बन साइकिल भी होता है, सल्फर साइकिल, फास्फोरस साइकिल एंड वाटर साइकिल। तो यहाँ पर साइक्लिंग को की हम देख लेते हैं बात कि किस तरह हमारी इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट जो है वो साइकिल मतलब एक साइकिल के तहत ऐड हो रहे हैं। डिड यू एवर वंडर वेयर द कैल्शियम एटम इन योर बोन्स वर 100 और इवन 100 मिलियन ईयर्स अगो? क्या आपने ये बात कभी सोची है कि आपकी हड्डियों में जो कैल्शियम मौजूद है वो 100 या 100 मिलियन साल पहले वो कैल्शियम किधर था? Perhaps they were in the bones of an ancient reptile or in the sediments of prehistoric seas। यकीनन या परहैप्स मीन के माइट भी वो किसी एंशिएंट रेप्टाइल की हड्डियों में तब हो या वो तब सेडिमेंट्स या समुंदर के
सेडिमेंट्स के अंदर हो। अनलाइक एनर्जी, ऑल मैटर इज साइकल्ड फ्रॉम नॉन लिविंग रिजर्वायर टू द लिविंग सिस्टम। एनर्जी से हटकर अगर बात की जाए तो जो मैटर है वो साइकिल होता है, वो एक नॉन लिविंग रिजर्वायर, पानी एक नॉन लिविंग रिजर्वायर है, उससे लिविंग सिस्टम के अंदर आता है एंड देन बैक टू नॉन लिविंग, और फिर वो दोबारा भी नॉन लिविंग में जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो लगातार एक साइक्लिंग के तहत जो है वो काम कर रहे हैं। दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट लेसन लर्न फ्रॉम द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। ये एक बड़ा अहम इम्पोर्टेंट लेसन था जो इकोसिस्टम से स्टडी किया गया कि मैटर कॉन्स्टेंटली रिसाइकल हो रहा है इकोसिस्टम में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। मैटर मूव थ्रू इकोसिस्टम, हमारे इकोसिस्टम में मैटर मुंतकिल हो रहा है एक हालत से दूसरी हालत में। इसको कहा जाता है बायो जियो केमिकल साइकिल। बायो मीन लाइफ, जियो मीन अर्थ, केमिकल मीन केमिकल, और न्यूट्रिएंट इज एनी एलिमेंट। एक न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन को भी बड़ा फोकस कीजिएगा। ये भी किसी से मतलब जो जब हमारे इंटरव्यूज हुए थे तो किसी एक बंदे से उन्होंने डिफरेंस पूछा था, डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट का आपने डेफिनेशन याद रखनी है। न्यूट्रिएंट इज एन एनी एलिमेंट एसेंशियल फॉर लाइफ। न्यूट्रिएंट कोई भी ऐसा एलिमेंट होता है जो आपको जिंदा रखने के लिए जरूरी है। Approximately 97% of the living matter is made up of oxygen, carbon, nitrogen and hydrogen. आपका तकरीबन 97% जो आपका लिविंग मैटर है, जो आप लोग जानदार हैं, आप लोगों के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के आप लोग बने हुए हैं। लिविंग मैटर की बात कर रहा है। और गैशियस साइकिल इन्वॉल्विंग, अच्छा आप लोगों के एनवायरनमेंट में गैशियस साइकिल भी मौजूद है और नॉन गैशियस भी है। गैसियस आपकी नाइट्रोजन साइकिल है, क्योंकि आपको पता है कि नाइट्रोजन गैस की सूरत में होता है, जबकि कार्बन जो है ना वो गैसियस साइकिल नहीं है। कार्बन तो एक ठोस हालत में होता है। उसके अलावा वाटर साइकिल भी जो है वो भी गैसियस नहीं है, वो तो एक लिक्विड स्टेट है वाटर। और इसी तरह फास्फोरस जो है वो भी समहाउ जो है वो गैसियस फॉर्म नहीं, फास्फोरस को गैस तो नहीं है। कैल्शियम भी को गैस नहीं है, कार्बन भी को गैस नहीं है, सिर्फ नाइट्रोजन जो है वो गैसियस साइकिल है। तो गैसियस साइकिल इन्वॉल्विंग दीज एलिमेंट आर यूज द एटमॉस्फेयर और ओशन एज अ रिजर्वायर। तो गैसियस साइकिल ज्यादातर समुद्रों को और ओशंस को एक अपना बड़ा जखीरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एलिमेंट सच एज सल्फर, फास्फोरस एंड कैल्शियम आर लेस अबंडेंट इन लिविंग टिश्यू देन आर दोज विद गैसियस साइकिल। तो आपकी जो लिविंग टिश्यूज हैं या किसी भी जानदार के, उसके अंदर सल्फर, फास्फोरस और कैल्शियम की कोई बहुत भारी मिकदार मौजूद नहीं है, बट दे आर नो लेस इंपॉर्टेंट इन सस्टेनिंग लाइफ। द नॉन लिविंग रिजर्वायर, आपके जो नॉन लिविंग रिजर्वायर हैं, जो कि जखायर हैं आपके न्यूट्रिएंट का, वो आपका अर्थ है। एंड द साइक्लिंग इन्वॉल्व दीज एलिमेंट आर कॉल्ड सेडिमेंट्री साइकिल। और ये याद रखिएगा कि जो कार्बन, कैल्शियम, सल्फर और फास्फोरस साइकिल है, इनको सेडिमेंट्री साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री, क्योंकि ये सेडिमेंट्स के अंदर ये सारे मिनरल्स मौजूद हैं। नाइट्रोजन गैसियस साइकिल है सिर्फ, तो इनको सेडिमेंट्री का नाम इनके लिए याद रखिएगा। वाटर ऑल्सो साइकिल थ्रू इकोसिस्टम, तो पानी भी आपका बड़ा तरतीब से जो है वो आपके इकोसिस्टम में रिसाइकल होता है। और वाटर साइकिल को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। हाइड्रो मीन वाटर एंड लॉजिकल मीन एक एक तरतीब के तहत जो है ना साइकिल होना पानी का, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहलाता है। To help understand the concept of a biogeochemical cycle, study the carbon cycle. Carbon is plentiful on the earth and is rarely a limiting factor. कार्बन आपकी एनवायरनमेंट में काफी मौजूद है और कार्बन बड़ा कम चांस है इस बात का कि वो जानदारों के लिए एक लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर की डेफिनेशन याद रखिएगा, जिसकी शायद पहले भी बात हुई। लिमिटिंग फैक्टर कोई भी ऐसा फैक्टर होता है जिसकी वजह से किसी भी जानदार की जिंदगी खतरे में पड़ जाए या सर्वाइवल जो है वो उसका खतरे में। जैसे नाइट्रोजन जो है ना, वो एक मोस्टली लिमिटिंग फैक्टर है फॉर प्लांट, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट को नाइट्रोजन की बड़ी भारी मिकदार चाहिए होती है। तो अगर उसको अब बेशक हमारी एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मौजूद है, उसके बावजूद पौधों का सबसे बड़ा लिमिटिंग फैक्टर ही वो है, क्योंकि वो पौधों को अवेलेबल नहीं हो पाता इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। द रिजर्वायर फॉर कार्बन इज कार्बन डाइऑक्साइड। आपकी एनवायरनमेंट में कार्बन का सबसे बड़ा जखीरा कार्बन डाइऑक्साइड है इन द एटमॉस्फेयर और वाटर।
कार्बन एंटर द रिजर्वायर व्हेन ऑर्गेनिक मैटर इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं कार्बन दाखिल हो जाता है जब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज टू द एटमॉस्फेयर और वाटर वेयर ऑटोट्रॉफ इनकॉर्पोरेट इट इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड। और आप लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं सांस लेने के प्रोसेस के अंदर, जब आप एक्सपायरेशन करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर निकाल रहे होते हैं, जिसको फिर पौधा इस्तेमाल करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड या ग्लूकोज बनाने के लिए। इन एक्वेटिक सिस्टम सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। तो ये भी आपने याद रखना है कि अगर पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स हो जाए तो उसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं, H2CO3। बिकॉज दिस रिएक्शन इज रिवर्सेबल, और ये रिएक्शन रिवर्सेबल है, वो कार्बोनिक एसिड दोबारा टूट भी सकता है और वो दोबारा फिर सप्लाई कर सकता है कार्बन डाइऑक्साइड टू द एक्वेटिक प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन द वाटर डिक्रीज। तो जब पानी को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है तो वो उस कार्बोनिक एसिड को तोड़ भी देता है, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। कार्बोनिक एसिड कैन आल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर। सम ऑफ द कार्बन इन एक्वेटिक सिस्टम इज टाइड अप एज अ कैल्शियम कार्बोनेट। पानी के अंदर नमकियात या मिनरल कैल्शियम कार्बोनेट बहुत मौजूद होता है इन द शेल्स ऑफ मोलस्क। तो ये एक क्वेश्चन आ गया है कि अगर आपसे पूछा जाए कि मोलस्का के शेल किस मिनरल के बने हुए होते हैं तो आप कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब वो मोलस्क मरता है और स्केलेटन ऑफ अकाइनोडर्म, अकाइनोडर्म एक फाइलम है, सबसे आखिरी इन्वर्टिब्रेट का फाइलम है जो कि एक्सक्लूसिवली मरीन है। मैं आपको एनिमल किंगडम बड़ी डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ाऊंगी। एनिमल किंगडम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पेपर। उसमें आप लोगों को फाइलम्स के ऊपर इंशाल्लाह कमांड हो जाएगी। अकाइनोडर्मेटा एक आखिरी फाइलम है इन्वर्टिब्रेट का जिसके अंदर स्टार फिश आती है, ब्रिटल स्टार आती है। तो अकाइनोडर्म इज द फाइलम दैट इज एक्सक्लूसिवली मरीन। ये एक्सक्लूसिवली मरीन होता है, इसका कोई मेंबर फ्रेश वाटर में नहीं है। अकार्बोनम का जो स्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ था, तो इसलिए पानी में इसका कैल्शियम कार्बोनेट का जखीरा काफी मौजूद होता है। एक्युमुलेशन ऑफ मोलस्क शेल एंड अकाइनोडर्म स्केलेटन हैव रिजल्टेड इन लाइमस्टोन फॉर्मेशन। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मोलस्का के शेल और अकाइनोडर्म का स्केलेटन जमा होने की वजह से पानी में किस चीज के डिपॉजिट मौजूद हैं, तो आप कहेंगे कि लाइमस्टोन के। दैट आर द बेड रॉक ऑफ मच ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट के समुद्रों में नीचे पूरी तह बनाई हुई है लाइमस्टोन डिपॉजिट ने। समुद्रों में जियोलॉजिकल अपलिफ्ट अगर हो, यानी कि अर्थ अगर अपनी उसको चेंज करे, वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो या वेदरिंग रिटर्न मच ऑफ दिस कार्बन, तो उसके नतीजे में ये जो नीचे कार्बन बैठी हुई है वो दोबारा सिस्टम में आ जाती है। अदर कार्बन इज टाइड अप इन फॉसल फ्यूल, और उसके अलावा कार्बन फॉसल फ्यूल में भी मौजूद है। जो आपकी गाड़ियों का धुआं है, पेट्रोल है, वो फॉसल फ्यूल है, उनकी बर्निंग से भी कार्बन डाइऑक्साइड आपके एनवायरनमेंट में दाखिल हो रही है। बर्निंग फॉसल फ्यूल रिटर्न लार्ज क्वांटिटी ऑफ दिस कार्बन टू द एटमॉस्फेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस पैराग्राफ में हमने ये देखा है कि कार्बन के कौन कौन से जखायर हमारी एनवायरनमेंट में मौजूद है। तो कार्बन के ज़खायर जो हमने देखे, तो एक तो था हम जो साँस लेते हैं, जो रिलीज़ करते हैं वो हो गई, उसके अलावा जी कार्बोनिक एसिड की सूरत में हो गई, उसके अलावा जी कैल्शियम कार्बोनेट की सूरत में हो गई, उसके अलावा फॉसिल फ्यूल की सूरत में हो गई। तो कार्बन एक बड़ा उसके काफ़ी डिपॉज़िट मौजूद है आपके एनवायरनमेंट में, और वो कहते हैं कि कार्बन बड़ा रेयरली एक लिमिटिंग फैक्टर है। अच्छा जी, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की हम बात करते हैं आगे कि अ क्योंकि हमारा चैप्टर जो था वो इकोलॉजी के ऊपर था, तो उसमें हमने इकोलॉजी के ऊपर सारी बात की है कि इकोलॉजी क्या होती है, तो इकोलॉजी के प्रॉब्लम्स के ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए। इन द लास्ट फ्यू डेकेड ह्यूमंस हैव ट्राइड टू प्रोवाइड फॉर द नीड्स एंड वांट्स ऑफ देयर ग्रोइंग पॉपुलेशन। वो कहते हैं कि कई सौ हजारों साल से इंसान जो है वो ग्रोइंग पॉपुलेशन उसकी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इन द सर्च फॉर लॉन्गर एंड बेटर लाइफ, इंसान अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए और अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए ह्यूमंस हैव लॉस्ट अ सेंस ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स इकोसिस्टम। तो इंसान इस सिस्टम से खो चुका है कि वो एक वर्ल्ड इकोसिस्टम में मौजूद है।
नाउ दैट यू हैव स्टडीड सम जनरल इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, तो आप लोगों ने कुछ इकोलॉजी के प्रिंसिपल पढ़े हैं जिनमें पॉपुलेशन की एफिशिएंसी, कम्युनिटी का स्ट्रक्चर, साइक्लिंग और ये सारे, तो ये सारी फैक्टर जरूरी हैं एक इकोसिस्टम को, ये एक इकोलॉजी को बैलेंस करने में। तो इंसान इसके अंदर जो है वो काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। ये जो ऊपर टेबल बना हुआ है ना, ह्यूमन एज पिरामिड फ्रॉम 1990, तो ये बेसिकली इन्होंने बनाया हुआ है कि दो मुल्कों को इन्होंने कंपेयर किया है। इसको हम देखते हैं कि डेवलप्ड कंट्री यूएसए है और डेवलपिंग जो है वो कीनिया है। तो इनमें वो बता रहा है कि किस तरह लोग रह रहे हैं, मर रहे हैं, ये जी रहे हैं। द एज स्ट्रक्चर इज रेक्टेंगुलर बिकॉज mortality all ages classes relatively low. Age range is because of the baby boom, right? 25 से 50 साल की उम्र में अगर यहाँ से देखा जहाँ पर इसने ये अगर हम देखें यहाँ तक, ये जो है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़ा मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है। दैट अकर्ड बिटवीन 1945 एंड 1965। लेकिन बी में अगर आप देखें, ये जो कीनिया वाली है कि इन डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग वो कंट्री होते हैं जो अभी तरक्की पजीर ममालिक हैं, जो तरक्की करने की तरफ जा रहे हैं, जबकि डेवलप्ड वो होता है जो तरक्की याफ्ता, जैसे अमेरिका। तो डेवलपिंग कंट्री, अ ग्रेट प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज इन द प्री रिप्रोडक्टिव एज क्लासेस। तो यहाँ पर आप देखें हाई मोर्टेलिटी कंपनसेट फॉर हाई बर्थ रेट एंड द pyramid इज ट्रायंगुलर। और ये pyramid प्रॉपर जो है ना, पूरा एक ट्रायंगल है। यहाँ पर आप देखें ये इस तरह का एक ट्रायंगल है, ये कीनिया का जो pyramid है। एज टेक्नोलॉजी रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी, तो क्योंकि यहाँ पर इतनी तरक्की नहीं हुई हुई, इसलिए इन्फेंट बहुत ज्यादा उनकी डेथ हो रही है। तो अब क्योंकि टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया अपने आप को, तो उसकी वजह से मोर्टेलिटी एंड प्रोलॉन्ग द लाइफ स्पेन, और जो है ना, जिंदगी का लाइफ स्पेन भी बढ़ चुका है पॉपुलेशंस के अंदर। तो इस वजह से आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, अच्छा, मैंने आपसे एक पहले भी एमसीक्यू इस तरह का डिस्कस किया कि अगर आपसे पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर फैक्टर इन द एक्सटेंशन ऑफ स्पीशी, तो उसमें आप कहेंगे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, कि क्योंकि हम स्पीशीज का हैबिटेट तबाह करें, इस वजह से स्पीशीज डिस्ट्रॉय हो रही हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर इकोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो आप कहेंगे ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन इज अ बिग प्रॉब्लम एंड इट इज द मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो इसकी वजह से और सारे प्रॉब्लम्स जो है वो जन्म लेते हैं। तो ओवर पॉपुलेशन या ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, दैट इज इंक्रीजिंग एंड एक्सपेंडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन इज द रूट ऑफ विर्चुअली ऑल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। तमाम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की जड़। ह्यूमन पॉपुलेशन लाइक दोज ऑफ अदर एनिमल टेंड टू ग्रो एक्सपोनेंशियली। इंसानी आबादी तेजी से बढ़ रही है। द अर्थ लाइक एनी इकोसिस्टम ऑन इट हैज कैरिंग कैपेसिटी एंड लिमिटेड सप्लाई। अर्थ और उसके तमाम इकोसिस्टम की एक मखसूस कैरिंग कैपेसिटी है और उतने ही जखायर है, ये नहीं कि जितने मर्जी मेंबर्स हों। व्हेन ह्यूमन पॉपुलेशन अचीव दैट कैरिंग कैपेसिटी, जब इंसानी आबादी उस कैरिंग कैपेसिटी को अचीव कर लेती है, पॉपुलेशन शुड स्टेबलाइज, तो उस वक्त पॉपुलेशन स्टेबल होती है। इफ दे डू नॉट स्टेबलाइज इन अ फैशन, और अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाए, दैट लिमिट्स ह्यूमन मिजरी देन वार। और फिर उसके बाद जब आबादी बढ़ती है, खुराक की किल्लत होती है, तो फिर जंगें आती हैं, फेमाइन कहत पड़ते हैं और डिजीज इज श्योर, और फिर बीमारियां फैलती हैं टू टेक केयर ऑफ द प्रॉब्लम, ताकि मसले से जान छुड़वाई जाए। व्हाट इज अर्थ कैरिंग कैपेसिटी? अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? द आंसर इज नॉट सिंपल। इन पार्ट इट डिपेंड ऑन द डिजायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड ऑन वेदर और नॉट रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल पॉपुलेशन। कैरिंग कैपेसिटी का जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप का जिंदगी गुजारने का स्टैंडर्ड क्या है और आपके रिसोर्सेज क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हैं भी सही है लोगों में, नहीं। करंटली द अर्थ पॉपुलेशन स्टैंड एट 6.1 बिलियन पीपल। ये बुक, मतलब ये मोर और लेस अप्रोक्सीमेट ही होता है, तो ये आप देख लीजिएगा। ये अगर आपको आ जाए तो आपने इसके आसपास ये वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है कि अभी अर्थ की पॉपुलेशन 6.1 बिलियन है, पूरी दुनिया की आबादी। Virtually all environmentalists agree that number is too high if all people are to achieve the affluence of developed country। तो environmentalist कहते हैं कि ये नंबर बहुत ज्यादा है, अगर ये दुनिया के तमाम लोग डेवलप्ड कंट्री वाले
रिसोर्सेज इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो अभी इनका सर्वाइवल इसलिए मुमकिन है क्योंकि आपको पता है कि आपकी ये 6.1 बिलियन में से मेरा ख्याल है कोई 5.1 बिलियन आबादी जो है ना वो पसमानदा टाइप है और वो कोई खास रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर रही। अनलेस इंटेंस एफर्ट्स आर मेड टू कर्ब पॉपुलेशन ग्रोथ, वो कहते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करने के लिए बहुत एफर्ट्स की जा रही हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन कुड डबल इन द नेक्स्ट 50 ईयर, अगले 50 सालों में ये आबादी डबल हो सकती है। लुकिंग एट द एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, अगर हम उम्र का अंदाजा लगाएं, हेल्प टू एक्सप्लेन व्हाई ह्यूमन पॉपुलेशन विल ग्रो रैपिडली। उससे पता चलता है कि इंसानी आबादी क्यों तेजी से बढ़ रही है। द एज स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन शो दैट प्रोपोर्शन ऑफ अ पॉपुलेशन दैट इज इन प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव क्लासेस। उम्र के अंदाजे से आपको ये पता चलता है कि कितनी एज में इंतकाल हो रहे हैं, क्या प्री रिप्रोडक्टिव हो रहे हैं डेथ ज्यादा, क्या दरमियानी उम्र की डेथ ज्यादा है, क्या रिप्रोडक्शन के बाद बुढ़ापे वाली डेथ ज्यादा है। एज स्ट्रक्चर इज ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय एन एज पायरामिड, तो एज स्ट्रक्चर को शो करने के लिए एज पायरामिड बनाया जाता है, जो यहाँ हमने ऊपर देखा है, इसको एज पायरामिड कहते हैं। फिगर 6.13, ये जो 6.13 फिगर जो हमने देखी है, ये आपको शो कर रही है एज का स्ट्रक्चर या एज पायरामिड। Shows an age pyramid for a developed country and for developing country. In by developing country, the age pyramid has a broad base indicating high birth rate. यहाँ पर नीचे आप देखें तो पिंक और ब्लू लाइंस बहुत ज्यादा वाइड हो रही हैं कीनिया वाली जगह पर, ये देखिए इतनी वाइड हो रही है, इसका मतलब है पैदाइश बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन आगे जिंदगी का मेयार अच्छा ना होने की वजह से वो लोग फिर आगे जाकर बहुत मर भी रहे हैं बहुत ज्यादा। तो वो कहता है कि बर्थ रेट बहुत ज्यादा है इन कंट्रीज में। As in many natural population, high infant mortality offset these high birth rate. तो जितनी ज्यादा birth rate है उतनी mortality ज्यादा। However, what happen when developing country begin accumulating technologies that reduce pre-reproductive mortality and prolong the life? तो वो ये मुल्कों की अपनी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है कि वो मोर्टेलिटी रेट को कैसे कम करती हैं। Unless reproductive practices change, a population explosion occur. Unfortunately, culture practices change slowly, and there has been a reluctance to use modern birth control practices. तो वो कहते हैं कि एक तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, उसके बावजूद जो है रिप्रोडक्टिव प्रैक्टिसेस भी चेंज हो गई हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत ज्यादा हो रहा है। और दूसरा बदकिस्मती से हमारा कल्चर कुछ ऐसा है कि हमारे यहाँ जो है वो बर्थ कंट्रोल जो प्रोसेस है उसको इख्तियार नहीं किया जाता। उसको रिलक्टेंट का मतलब है दूर भागना किसी चीज से। तो वो कहते हैं कि हमारे लोग जो है वो हमारे कल्चर की वजह से बर्थ कंट्रोल की से दूर भाग रहे हैं, वो उसको गलत समझते हैं, क्योंकि हम लोग एज अ मुस्लिम भी इस चीज को गलत समझा जाता है। तो इसलिए भी ये जो हमारा कल्चर या रिलीजन है, वो कई मुख्तलिफ रिलीजन है जो मुख्तलिफ चीजों को रोकते हैं, तो फिर वो लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते बर्थ कंट्रोल मेडिसिन को या कुछ भी इस तरह के प्रोसेस, वो उसको गुनाह समझते हैं। इन डेवलप्ड कंट्री पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोअर एंड द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इन ईच रिप्रोडक्टिव क्लास इज बैलेंस। तो अगर आप अमेरिका का देखें, उसमें काफी बैलेंस आपको नजर आ रहा है। उसमें इस तरह नहीं है कि बर्थ बहुत ज्यादा है और फिर ऊपर जाकर जिंदा रहने वाले बहुत थोड़े हैं, इस तरह। यहाँ पर बर्थ रेट भी मॉडरेट है, लेकिन यहाँ पर 25 से 50 के दरमियान जो है ना, वो यहाँ पर ये इसका थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा है, बाकी ऊपर भी बैलेंस है तकरीबन। तो ये क्योंकि डेवलप्ड कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स। The birth rate in the United States have decreased in recent years because of the use of modern birth control practices. In spite of decreased birth rate, the US population now at 272 million है। हालांकि वहां पर प्रैक्टिस की जा रही है। इमिग्रेशन इज करंटली द बिगेस्ट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन ग्रोथ इन यूनाइटेड स्टेट, और यूनाइटेड स्टेट में आबादी का बढ़ना एक इस वजह से भी है कि लोग वहां पर बहुत ज्यादा जा रहे हैं दूसरे मुल्कों से इमिग्रेशन के थ्रू। इफ 2 मिलियन लीगल एंड इलीगल इमिग्रेंट अराइव पर ईयर, अगर एक साल में 2 मिलियन लोग पहुंचते हैं वहां पर, चाहे वो लीगल है या इलीगल, देन यूएस पॉपुलेशन में इंक्रीज 500 मिलियन बाय 2050। तो 2050 में इसकी आबादी 500 मिलियन हो जाएगी। गिवन द करंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इवन 200 मिलियन पीपल लिविंग इन यूएस इज टू मैनी। लेकिन जो उतने वहां पर रिसोर्सेज मौजूद है, उसमें 200 मिलियन लोग वहां पर काफी हैं। होमलेसनेस, घर का ना होना, हंगर भूख का होना, रिसोर्स डिप्लीशन, ज़खायर का खत्म हो जाना, पोल्यूशन आलूदगी का फैल जाना, ऑल स्टेम फ्रॉम ट्राइंग टू सपोर्ट टू मैनी पीपल एट द करंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने की वजह से ये प्रॉब्लम सामने आ सकते हैं। पोल्यूशन इज एन एनी डेट्रीमेंटल चेंज इन इको, पोल्यूशन कहते हैं कि इकोसिस्टम के अंदर अगर कोई भी ऐसी तब्दीली आ जाए जो कि तबाही फैलाए, डेट्रीमेंटल हो,
नुकसानदेह हो। मोस्ट काइंड ऑफ पोल्यूशन आर द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। लार्ज ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से पोल्यूशन फैल रही है। डिमांड फॉर इंक्रीजिंग गुड एंड सर्विसेज कंपाउंड पोल्यूशन प्रॉब्लम। प्रीवियस सेक्शन एंड इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इज दिस चैप्टर शुड क्लैरिफाई व्हाई दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट। तो पिछले जो भी डिस्कशंस हैं वो ये इस बात का जवाब दे सकती हैं कि क्यों ये मसाइल हो रहे हैं। तो हर चीज की वजह पॉपुलेशन का बढ़ना है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या ओवर पॉपुलेशन है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, ये आई थिंक इसका लास्ट पेज होगा। वाटर पोल्यूशन टेक मैनी फॉर्म। इंडस्ट्रीज जनरेट टॉक्सिक वेस्ट। इंडस्ट्री का जो मादा है उसको इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट कहा जाता है। तो ये भी एक दफा पेपर में पूछा गया था कि व्हाट द इंडस्ट्रियल टॉक्सिक मटेरियल इज कॉल्ड। तो दे आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। एफ्लुएंट कहते हैं द हाईली टॉक्सिक कंपाउंड। तो व्हाट वेस्ट हीट एंड प्लास्टिक सम ऑफ व्हिच विल परसिस्ट फॉर सेंचुरी। तो क्योंकि कुछ एफ्लुएंट ऐसे होते हैं जो सदियों तक रहते हैं, उनका डिग्रेड होना मुमकिन नहीं होता। अगर वो पानी में शामिल हो जाते हैं तो वो वहां पर भी कई अरसे तक मौजूद रहते हैं। ऑल एवरी हाउस होल्ड इन द वर्ल्ड जनरेट ह्यूमन वेस्ट फॉर डिस्पोजल। आपके घरों में इन द वर्ल्ड जनरेट आपके ह्यूमन वेस्ट जो है वो रिलीज हो रहे हैं। ऑल टू ऑफन इंडस्ट्रीज के वेस्ट ह्यूमन वेस्ट फाइंड देयर वेज इनटू ग्राउंड वाटर। और अल्टीमेटली वो पानी के जखायर में दाखिल हो रहे हैं, चश्मों में, दरियाओं में और समुद्रों में। व्हेन दे डू वाटर बिकम अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड अनफिट फॉर वाइल्ड लाइफ। तो वो पानी फिर ना तो इंसानी कंजम्पशन के लिए फायदेमंद और ना ही वहां पर रहने वाले जानवरों के लिए। एयर पोल्यूशन ऑल्सो प्रेजेंट सीरियस। और एयर पोल्यूशन के भी बड़े बुरे असरात हैं, जिनमें सबसे बड़ा एसिड रेन है। बर्निंग फॉसल फ्यूल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। ये आपने याद रखना है कि फॉसल फ्यूल के बर्निंग की वजह से कौन से वाले जहरीले मादे एनवायरनमेंट में शामिल हो रहे हैं। तो वो हो रहे हैं जी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। बर्निंग फॉसल फ्यूल मतलब पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और इनके जलने को फॉसल फ्यूल बर्निंग कहते हैं। इनसे आपके एनवायरनमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड दाखिल हो रहे हैं। जब ऊपर से बारिश आती है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब बारिश का पानी और ये सल्फर डाइऑक्साइड जो आपकी गाड़ियों के धुएं की वजह से आपके एनवायरनमेंट में एक्यूमुलेट है, जब ये आपस में मिलते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। जो एसिड जमीन पर गिरता है, जिसको आप एसिड डेपोजिशन कहते हैं। एसिड डेपोजिशन लोअर द पीएच ऑफ लेक। और जब वो पानी आपके दरियाओं में गिरता है तो आपकी दरियाओं की पीएच कम हो जाती है। ऑफन मैनी किलोमीटर फ्रॉम साइट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्रोडक्शन। इवन के इतनी दूर तक एसिड जाकर गिरता है, जहां पर सल्फर पैदा हुआ था वहां से कई दूर जाकर वो एसिड गिर रहा होता है। तो इस तरह नुकसान है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन बर्निंग फॉसल फ्यूल इज एक्यूमुलेटिंग इन एटमॉस्फेयर। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड आपके एटमॉस्फेयर में जमा हो रही है, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर रही है, काजिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ग्रीन हाउस गैस, तो आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन बैक टू अर्थ। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सोलर रेडिएशन को जमीन में जमा रखती है। दिस रिफ्लेक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन इज प्रेडिक्टेड टू कॉज। इसकी वजह से आपका टेम्परेचर, पोलर आइस कैप मेल्ट हो रहे हैं, बर्फानी जखायर मेल्ट हो रहे हैं, दर्जा हरारत बढ़ रहा है। और जब ऊपर से बर्फ के तोदे जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, तो नीचे वो पानी जब आता है तो ओशंस का लेवल बढ़ रहा है, जिसके नतीजे में सैलाब आ रहे हैं। द रिलीज ऑफ क्लोरीनेटेड फ्लोरो कार्बन फ्रॉम एरोसोल कैन। आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, उनमें से जहरीली गैसेस खारिज होती हैं, जिनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एंड रेफ्रिजरेटर कंट्रीब्यूट टू द डिप्लीशन ऑफ अर्थ अल्ट्रावायलेट फिल्टर। ये जब क्लोरीनेटेड फ्लोरोकार्बन जब एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, ये जाकर आपकी ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन का मतलब ये है कि आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फिल्टर नहीं होंगी, वो डायरेक्टली आपकी स्किन पर गिरेगी, जिसकी वजह से आपको स्किन कैंसर होने के चांसेस हैं। द एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। एज अ रिजल्ट द इंसिडेंस ऑफ स्किन कैंसर is likely to increase. When waste and poison एंटर फूड वेब और वेस्ट आपकी फूड वेब में दाखिल होंगे, ये तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। टिनी अमाउंट ऑफ कार्निवोर फीड और हर्बीवोर दैट हैव कंसर्न कर जब अगला मादा है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, यानी कि उसका डिग्रेड होना बड़ा जल्दी मुमकिन ना हो, कि वो ब्रोक ना हो रहा हो।
द accumulation of matter in food web is called biological magnification. इसको अंडरलाइन कर ले। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं कि इस तरह के जहरीले मादों का आपकी फूड वेब के अंदर जमा हो जाना डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहलाता है। ठीक है जी, ये आपने टर्म याद रखनी है। उसके बाद है कि आपके ज़खायर क्यों कम हो रहे हैं? अदर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम अराइज बिकॉज़ ह्यूमन हैव बीन टू स्लो टू रियलाइज एन इकोसिस्टम एनर्जी इज यूज्ड ओनली वंस। इंसान बड़ा खुदगर्ज है और वो इस बात का जो है ना वो नहीं करना चाह रहा, इस बात को वो नहीं रियलाइज करना चाह रहा कि एनर्जी सिर्फ एक दफा इस्तेमाल होती है। व्हेन अ क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट, जब एक दफा एनर्जी लूज हो जाती है तो उसको दोबारा लेकर आना बड़ा मुश्किल है। एज विद एनर्जी ह्यूमन पॉपुलेशन आल्सो स्क्वांडरिंग अदर रिसोर्सेज, और एनर्जी के साथ साथ इंसानी आबादी जखायर को बहुत ज्यादा खत्म कर रही है। ओवर ग्रेजिंग, ज्यादा से ज्यादा हर्बीवोर का चरना, ग्रेजिंग करना, डिफोरेस्टेशन, जंगलात का कटाव हैव लेड टू स्प्रेड ऑफ डेजर्ट, जिसकी वजह से डेजर्ट बन रहे हैं, डेजर्टिफिकेशन हो रही है। जंगलात काटे जा रहे हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज कंट्रीब्यूटेड टू एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। और जंगलात काटने की वजह से हम जानवरों परिंदों का हैबिटेट खत्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्पीशीज एक्सटेंट हो रही हैं। द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। किसी भी इकोसिस्टम में जानदारों की वैरायटी उसकी बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। नो वन नो दैट नंबर ऑफ स्पीशीज इन द वर्ल्ड। अभी तक दुनिया में कितनी स्पीशीज है किसी को नहीं पता, लेकिन अबाउट 1.5 मिलियन हैव बीन डिस्क्राइब्ड। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी स्पीशीज डिस्क्राइब्ड है, तो आप कहेंगे 1.4 मिलियन। बट लेकिन जो टेक्सोनोमिस्ट जो साइंसी नाम रखते हैं उन्होंने ये कहा है कि 4 से 30 मिलियन और भी मौजूद है, लेकिन उनको अभी तक दरियाफ्त नहीं किया गया। मच ऑफ दिस अनसीन और अननोटिस्ड बायोडाइवर्सिटी इज अनएप्रिशिएटेड फॉर द फ्री सर्विसेज इट परफॉर्म। तो अब इतनी बायोडाइवर्सिटी जो मौजूद है, जिसको आप जानते भी नहीं है, उसके ना जानने की वजह से वो जितनी सर्विसेज आपको दे रही है वो ज़ाया हो रही हैं। आप लोग उसको एप्रिशिएट भी नहीं करते क्योंकि वो चीज़ें दरियाफ्त नहीं हुई हुई। फॉरेस्ट होल्ड बैक फ्लड वाटर। जंगलात का फ़ायदा क्या है कि जंगलात समुद्री ये सैलाब के पानी को रोक कर रखते हैं और रिसाइकिल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिएंट। इंसेक्ट पोलिनेट क्रॉप, इंसेक्ट आपके फ़ायदेमंद हैं। वो क्रॉप्स को पोलिनेशन करते हैं, पोलन ग्रेन उठाकर इधर से उधर ले जाते हैं एंड कंट्रोल इंसेक्ट पेस्ट। उसके अलावा आपके इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल होते हैं इंसेक्ट की वजह से। एंड सबटेरेनियन ऑर्गेनिज्म प्रोमोट सॉइल, और आपकी मिट्टी के अंदर मौजूदा ऑर्गेनिज्म जैसे अर्थवर्म हो गया, बैक्टीरिया हो गए, वो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं थ्रू डीकम्पोजिशन। बैक्टीरिया और फंजाई डीकम्पोजर हैं जो कि सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। Many of these under described species would when studied provide new food crops। अगर ये species स्टडी की जाए तो ये आपको नए नए फूड क्रॉप से मुतारफ कराएंगी, पेट्रोलियम सब्स्टिट्यूट से, न्यू फाइबर से, फार्मास्यूटिकल से। ऑल ऑफ दीज फंक्शन रिक्वायर नॉट जस्ट रेमनेंट ग्रुप बट लार्ज हेल्दी पॉपुलेशन। लार्ज पॉपुलेशन प्रोमोट द जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होती है उतनी डाइवर्सिटी ज्यादा होती है। व्हेन जेनेटिक डाइवर्सिटी इज लॉस्ट, अगर स्पीशीज में जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होती जाएगी तो उसके नतीजे में जो है वो कुछ ऐसे प्रॉब्लम सामने आएंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी के लूज होने की वजह से। हीरोइक अटेम्प्ट्स टू सेव एन एंडेंजर्ड स्पीशीज कम फॉर टू लेट। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज जो है वो मतलब आ जाती हैं मैदान में जब जेनेटिक डाइवर्सिटी डिक्लाइन होती है। इवन व्हेन दे सक्सीड दे सल्वेज ओनली अ टिनी पोर्शन ऑफ ओरिजिनल जीन पूल। अगर स्पीशीज सर्वाइव भी करती है तो उनका जीन पूल बड़ा महदूद हो जाता है। द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ऑल नेचुरल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड इज थ्रेटेंड। दुनिया की तमाम बायोडाइवर्सिटी खतरे में है, एसिड रेन की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, अर्बन डेवलपमेंट शहरों के आबाद होने की वजह से, एग्रीकल्चर की वजह से। नो नो जियोग्राफिक एंड नेशनल बाउंड्रीज। The main threat to biological diversity arise from habitat destruction। ये बात मैं आपके साथ 2-3 दफा कर चुकी हूँ। मेन वो कह रहा है मेन थ्रेट क्या है, हैबिटेट का तबाह हो जाना बाय एक्सपेंडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन। क्योंकि इंसानी आबादी जब बढ़ रही है तो आप जंगलात काटते हैं। जंगलात काटने का मतलब है कि आप हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। Humans are either directly or indirectly exploiting 40% of the earth net primary production। इंसान जो है वो 40% अर्थ की नेट प्राइमरी प्रोडक्शन जाया कर रहा है। ऑफन दिस इन्वॉल्व कन्वर्टिंग नेचुरल एरियाज टू, क्योंकि इंसान नेचुरल जंगलात को काट कर खेत बना रहा है फूड उगाने के लिए। आप लोग जो है वो लेस एफिशिएंट क्रॉप प्लांट को उगा रहे हैं। आप लोग हैबिटेट लॉस कर रहे हैं, डिस्प्लेस थाउजेंड ऑफ नेटिव प्लांट एंड एनिमल। जब आप हैबिटेट डिस्ट्रॉय करते हैं तो वहां पर रहने वाली कई हजारों पौधों और जानवरों की स्पीशीज तबाह हो जाती हैं।
सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्रेटेंड नेचुरल एरियाज इंक्लूड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को बड़ा खतरा है। जैसे यहाँ पर ये देखें, आपको जंगल वो नजर आ रहा है। severe erosion quickly follow the removal of tropical rain forest in Belize। फॉरेस्ट आर ऑफन कट एंड बर्न टू मेक लैंड अवेलेबल। जंगलात को काट कर आग लगा दी जाती है ताकि जगह को खाली किया जाए। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ वर्ड इस्तेमाल कर रहा है कि परसेंटेज इस्तेमाल कर रहा है कि सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्रेटेंड नेचुरल एरियाज इंक्लूड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, coastal wetland and coral reef. Of these, tropical rainforests have probably received the most attention. Tropical rainforests cover 7% of the earth land surface। ये आपसे पूछा जा सकता है। आपके जंगलात ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट 7% अर्थ का हिस्सा कवर करते हैं, बट दे कंटेन मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड स्पीशी। लेकिन आपके जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं वो तकरीबन आपकी 50% वर्ल्ड की स्पीशीज अपने अंदर समोए हुए हैं। तो ये आपने याद रखना है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट for conserving biodiversity. Tropical rainforests are being destroyed rapidly, mostly for agricultural production. About 76,000 kilometers square is being cleared each year। हर साल इतना एरिया क्लियर किया जा रहा है। At current rate of destruction, most tropical forests will disappear in this century। तो इस सदी में अगर यही सूरत हाल रही तो कई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट गायब हो जाएंगे। According to some estimate, 17,500 rainforest species are lost each year। हर साल तकरीबन 17,500 रेन फॉरेस्ट स्पीशीज जो है वो गायब हो रही हैं। क्लियरिंग ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अचीव लिटिल बिकॉज द थिन न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर एग्जॉस्टेड विद इन 2 ईयर। तो कहते हैं कि अगर आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट खराब कर भी रहे हैं तो उसका आपको भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसकी मिट्टी जो है वो न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल है। तो वो 2 साल में ही आपकी जरूरत पूरा कर देगी और उसके बाद आप जो है ना आपको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को तबाह करना बंद किया जाए। तो जी ये था आपका चैप्टर इकोलॉजी के ऊपर। आई होप कि आपने इकोलॉजी के तमाम फैक्टर्स को अंडरस्टैंड किया होगा और समझा भी होगा। ठीक है। तो अब हमने जो पेपर ए है आपका, मिलर हार्ले की बुक का पेपर ए जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने इकोलॉजी पढ़ा, हमने एवोल्यूशन एंड जीन फ्रीक्वेंसी पढ़ा, हमने सिंपल एवोल्यूशन पढ़ा, हमने सेल टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम पढ़ा और हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। ये आपका पार्ट ए था। इसके लिए वर्ड प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल लाइफ, ये जो एनिमल लाइफ के प्रिंसिपल है ना, ये उनके ऊपर हमने बात की है। तो इनसे रिलेटेड मैं मटेरियल आपके साथ कोई एमसीक्यूज वगैरह शेयर कर दूंगी और हम इन्हीं चैप्टर्स को अब मैं आपको एफएससी से पढ़ाऊंगी, ताकि हम हमारा एक कॉन्सेप्ट बन जाए कि बीएससी की किताब क्या कहती है इनके बारे में, एफएससी की किताब क्या कहती है, और हम कोशिश करेंगे कि इसको हायर लेवल पर भी लेकर जाए। तो नेक्स्ट मैं आपको ये ही पार्ट यानी इकोलॉजी, इवोल्यूशन, क्रोमोसोम एंड डीएनए, सेल अली बॉर्डर ऑर्गन ले आए आप? टिश्यू, हाँ? ये और इंट्रोडक्शन, ये मैं आपको एफएससी की किताब से ये सारी बातें पढ़ाऊंगी। फिर हम अगले पोर्शन की तरफ जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।